बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के बहानों को भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। आज जो हम बुक लाए स्टडी करने के लिए वो है अर्बन रेंट्स रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस 1959। और इसके अंदर आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। और इसको जो सेक्शन डील करती हैं वो सेक्शन 1 एंड 2 हैं। और आज हम इंट्रोडक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसका स्कोप पढ़ेंगे और इसके अलावा डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलूँ, ये जो मेरा चैनल है प्रिंट फॉर जस्टिस, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका इंट्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक इसका वो ऑब्जेक्ट है और दूसरा इसका स्कोप है। अब इसके ये रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस बनाने का जो मकसद है वो बुनियादी तौर पर ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट, मालिक की अराजी और किराएदार, इन दोनों के दरमियान गुड रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, यानी कि अच्छे ताल्लुकात को इस्टेब्लिश करना है। दूसरी बात यह है कि लैंडलॉर्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी जो रेंटेड प्रोमिसेस है या उसने जो प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा रखी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना और उससे प्रॉपर्टी से जुड़े तमाम उसके फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट हैं या माली मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और जायदाद को नुकसान से बचाना, उसको डिवैल्यू होने से बचाना, उसकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ करना। और तीसरा इसका ऑब्जेक्ट ये है कि ये जो किराएदार होते हैं, टेनेंट होते हैं, उनको सिक्योर करना, उनकी जो इलीगल जो एविक्शन है या उनकी जो नाजायज़ बेदखली है उससे उनको बचाना और उनको नाजायज़ किराए से बचाना, जो इलीगली या गैर ज़रूरी किराया या ज़रूरत से ज़्यादा किराया जो उनके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है उससे बचाना। और लैंडलॉर्ड जो है उसके नाजायज़ माली मुतालबात जो होते हैं, जैसे पगड़ी दे दो, एडवांस दे दो, 3 महीने का एडवांस दे दो, 6 महीने का, साल का एडवांस दे दो या प्रीमियम वगैरह दे दो, इस चीज़ों से बचाना। और जो गैर कानूनी शराइत जो या स्टेपुलेशन ऑफ इन एग्रीमेंट होती हैं रेंट डीड के अंदर, उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना टेनेंट को। और ये हैं इनके इस अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इसके स्कोप के ऊपर। इसका स्कोप ये है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को कानून के दायरे के अंदर लेकर आना और उनको एग्रीमेंट के ज़रिए पाबंद करना। दूसरा इसका स्कोप ये है कि इनके दरमियान होने वाले जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करना, लैंडलॉर्ड को बेदखली की जो वो थ्रेट देता है टेनेंट को, उससे बचाना और टेनेंट को पाबंद करना कि वो लैंडलॉर्ड को रेगुलरली जो उसका फेयर रेंट या वो जो स्टेपुलेटेड रेंट है या फेयर रेंट है उसको इन टाइम जो है वो पे करना। अब दोस्तों आ जाते हैं सेक्शन 1 के ऊपर। अब सेक्शन 1 जो है ये इसकी एक्सटेंशन की बात करती है कि अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस जो है ये इसकी एप्लीकेशन कौन कौन से इलाकों के अंदर होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, ये प्रोविंशियल स्टेट्यूट है और जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर जितने भी इलाके आते हैं उसके लिए अपने अपने प्रोविंस के नाम के साथ ये अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस जो है उन्होंने इशू कर रखे हैं और हर एक प्रोविंस जो है वो उसको रेगुलेट करता है बजरिया कोड। और दोस्तों इसमें 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन जितने भी ये हमारे यहाँ ये एनफोर्स हैं ये अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस वो सेम है, कोई 19-20 का फ़र्क हो तो कहा नहीं जा सकता। तो हर बंदा जो जिस प्रोविंस के अंदर रहता है वो अगर कंसल्ट करना चाहे अपनी बुक के साथ तो उसके लिए इस वीडियो के बाद उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी उस बुक को समझना। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 के ऊपर। अब सेक्शन 2 जो है अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस की वो डील करती है डेफिनेशन को। और डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है
वो बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन के अंदर जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा बिल्डिंग, तो उसका मतलब या उससे मुराद ये होगी कि कोई भी इमारत फुली मुकम्मल तौर पर या उसका कोई हिस्सा, या बिल्डिंग के साथ जो मुल्हिका ज़मीन होती है, या कोई गोदाम, या कोई बिल्डिंग का एक्सटर्नल पोर्शन, या उसका फर्नीचर के साथ या फर्नीचर के बगैर, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग के अंदर शामिल हैं। लेकिन इन्होंने इसके अंदर एक चीज़ ये भी बताई है कि बिल्डिंग के अंदर होटल का कमरा या सराय का कमरा या हॉस्टल का जो कमरा है वो बिल्डिंग के अंदर शामिल नहीं है। यानी कि इस ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन जो है वो होटल के कमरे के ऊपर, हॉस्टल के कमरे के ऊपर या सराय के कमरे के ऊपर नहीं होती। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इन्होंने बताई है वो है कंट्रोलर। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लफ्ज़ कंट्रोलर लिखा हुआ है उससे मुराद ये है कि वो जुडिशल ऑफिसर या वो अदालती अफसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने अपने वो सूबाई जो हाई कोर्ट होती है उसकी मुशावरत से जिस बंदे को इस ऑर्डिनेंस के तहत मामलात को डील करने के लिए जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान एरोज होते हैं टाइम टू टाइम, उनको देखने के लिए अदालत ने रेंट कंट्रोलर का वो तैनाती करती है, उसको अपॉइंट करती है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जैसे भी ज़रूरत महसूस की जाती है उसके मुताबिक। उसके बाद तीसरा जो लफ्ज़ है वो है लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड जो है इससे मुराद वो शख्स है या वो पर्सन है जो किराया वसूल करने का एंटाइटल होता है, या किसी ऐसी बिल्डिंग का जिसका वो ओनर है या ओनर नहीं भी है, और वो जो उस बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबल है, और बिल्डिंग या रेंटेड प्रोमिसेस या अराजी जो उसने रेंट के ऊपर दी हुई है और उसका वो किराया वसूल करने का एंटाइटल है, या लैंडलॉर्ड का मुकर्रर करदा कोई भी बंदा या कोई भी शख्स या कोई ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या जो रेंट प्रेमिसेस का वो किराया वसूल करने का एंटाइटल है ऑन द बिहाफ ऑफ लैंडलॉर्ड, या ऐसा बंदा जो टेनेंट है और उसने किसी बिल्डिंग को सबलेट किया हुआ है और वो लैंडलॉर्ड के बिहाफ के ऊपर वो किराया वसूल करना चाहे तो वो कर सकता है। वो सारे लोग जो हैं वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद आ जाती है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये है कि ऐसी इमारत या बिल्डिंग जो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लफ्ज़ इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर बताया हुआ है वो है प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड से मुराद ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी कानून अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनेंस के अंदर दिया गया है उससे वही मुराद ली जाएगी कि जो उसके अंदर दिया गया है। प्रिस्क्राइब का मतलब ये हुआ कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर दिया गया है इसका वही मतलब लिया जाएगा दौरान समाअत मुकदमा जो लॉ मेकर ने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रेंटेड लैंड है। अब रेंटेड लैंड के अंदर इन्होंने ये बताया है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो मास तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। अब रेंटेड लैंड से मुराद ऐसी जायदाद जो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होती है उसको रेंटेड लैंड कहा जाता है। अब उसके बाद आ जाती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहते हैं कि ऐसी इमारत को या ऐसी बिल्डिंग को जो तजारत के लिए इस्तेमाल न होती हो बल्कि रिहायश के लिए इस्तेमाल होती हो। ऐसी बिल्डिंग जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल न होती हो उसको कहते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो रिहायश के लिए सिर्फ इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद आ जाती है जो लफ्ज़ इन्होंने दिया हुआ है, जो शब्द इन्होंने दिया हुआ है, जो लफ्ज़ है वो है शेड्यूल्ड बिल्डिंग। अब शेड्यूल्ड बिल्डिंग के अंदर ऐसी इमारत जो पार्शली रेजिडेंस के लिए इस्तेमाल होती हो और पार्शली कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हो उसको कहते हैं शेड्यूल्ड बिल्डिंग। यानी जो बिल्डिंग जुज़वी तौर पर रिहायश के लिए और जुज़वी तौर पर कारोबार के लिए इस्तेमाल होती हो उसको शेड्यूल बिल्डिंग कहते हैं।
उसके बाद आ जाता है टेनेंट। अब टेनेंट वो शख्स होता है जो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से या अपने अकाउंट से रेंट की जो अमाउंट है वो पे करता है, किराया अदा करता है किसी ऐसी बिल्डिंग का या किसी ऐसे रेंटेड प्रेमिसेस का या रेंटेड लैंड का जो उसने बतौर टेनेंट किसी मुआहदे के जरिए ली हो। और टेनेंट में किरायादार की जो वाइफ है वो भी शामिल है, उसके बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं। और उसके बाद अगर कोई किरायादार मर गया तो मरहूम या डिसीज जो टेनेंट है उसके बीवी बच्चे भी टेनेंट के अंदर शामिल है। या ये जो टेनेंट है उसका कोई मुलाजिम वो रेंटेड लैंड में अगर बैठा हुआ है, जैसे मुख्तलिफ कंपनियां होती हैं वो दूसरी शहरों के अंदर वो रेंट के ऊपर वो कोई बिल्डिंग ले लेती हैं और उनका जो नुमाइंदा बैठा होता है, यानी कि किराएदार का या टेनेंट का जो मुलाजिम है वो भी टेनेंट के जुमरे के अंदर आता है। और उसके बाद लैंडलॉर्ड की तहरीरी इजाज़त से जो बंदा किराया कलेक्ट करने का या रेंट कलेक्ट करने पे मुतय्यन हो या अपॉइंट होता है, या वो शख्स जो किराएदारी ख़त्म होने के बाद वो बिल्डिंग का कब्ज़ा नहीं छोड़ता या उसके अंदर अपनी रिहाइश या कारोबार जो है वो कंटिन्यू रखता है, तो वो शख्स भी टेनेंट के ज़ुमरे के अंदर आता है। या सरकारी तौर पर या सरकारी इमारतों का किराया वसूल करने के लिए कोई ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया हो वो भी टेनेंट के ज़ुमरे के अंदर आता है। या किसी कॉरपोरेशन की जो दुकानें हैं या म्यूनसिपल कमेटी की दुकानें हैं या टाउन कमेटी की जो बिल्डिंग या इमारत जो हैं उनका किराया वसूल करने वाला जो शख्स है जो मुतय्यन है वो भी टेनेंट के ज़ुमरे के अंदर आता है। उसके बाद जो लफ्ज़ इन्होंने इसके अंदर ऐड किया है, जो वर्ड ऐड किया विद इन इन्वर्टेड कॉमास, वो है अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया किसको कहते हैं? अर्बन एरिया कहते हैं कि वो एरिया या वो इलाका या वो टेरिटरी जो किसी कॉरपोरेशन की जुरिसडिक्शन के अंदर आती हो या किसी म्यूनसिपल कमेटी की जुरिसडिक्शन के अंदर आती हो या कंटोनमेंट के अंदर या टाउन कमेटी के अंदर आती हो, तो वो एरिया अर्बन एरिया कहलाता है। तो ऐसी तमाम एरियाज जो कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कमेटी के अंदर आते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया नहीं आता, वो उनके लिए अलग सिस्टम है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ भी आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और मुझे नई वीडियो के आने तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू गुड लक।